वित्तीय विनियोग प्रबंध, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, आज आपके सामने इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्वेस्टमेंट किसे हम कहते हैं, विनियोग किसे हम कहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के पास या संस्था के पास या किसी व्यवसायी के पास अपने रोजमर्रा के खर्चों को बचाकर कुछ पैसा वो बचाता है, उस पैसे को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, भविष्य में लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से अन्यत्र कहीं विनिवेश करता है, उसे हम विनियोग की भाषा में लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे प्रारंभ में ही बताया था, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली टू वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम आपके सामने, जहाँ तक प्रबंध का ताल्लुक है, प्रबंध तो हम जिस कक्षा के विद्यार्थी हैं उस कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी प्रबंध के बारे में तो आवश्यक रूप से जानता ही होगा। जहाँ तक जानने की बात विनियोग की है, विनियोग के बारे में भी आप सब अनिवार्यतः जानते ही होंगे, परंतु फिर भी क्योंकि ये टॉपिक है इसलिए इसका अध्ययन हमें करना है। सामान्य बोलचाल में, सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण में, सामान्य व्यक्ति कोई भी पैसा उसके पास होता है, उस पैसे को मकान, जमीन या इसी प्रकार से अन्यत्र कहीं उसका विनियोग करता है। एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो अर्थशास्त्री उसे राष्ट्रीय संदर्भ में उसका अध्ययन करेगा, किसी की रियल वैल्यू लेगा और उस रियल वैल्यू के आधार पर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय रोजगार, राष्ट्रीय इनकम, इनमें वृद्धि ही उसका उद्देश्य होगी। एक वित्तीय तरीका हमारा होता है अतिरिक्त आय। अतिरिक्त आय से क्या होगा, हमारे धन में वृद्धि होगी, अर्थात हम इस तरीके से विनियोग करें कि वो विनियोग हमारा कुछ न कुछ अतिरिक्त आय हमें देता रहे। जैसा कि सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है आज की तारीख पे, मैं बैंक में एफडी करा दूं, उस एफडी से मुझे महीने के कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे। बहुत से हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो मंथली या क्वार्टरली या ट्वाइस इन ए ईयर या ईयरली हम लोगों को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक रिटायर्ड आदमी के दृष्टिकोण से जिसे पेंशन नहीं मिलती, उसके लिए इस तरीके का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कि उसका पैसा, उसका निवेश सुरक्षित रहे और साथ ही साथ उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे। अब विनियोग के लक्षण क्या होते हैं, उनके बारे में बहुत शॉर्ट में हम डिस्कशन करते हैं। विनियोग के लक्षण से मतलब, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है बचत का विनियोग करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण से वॉट एवर एक्स्ट्रा ही इज हैविंग एट हिज डिस्पोजल, दैट हैज टू बी इन्वेस्टेड। हम अपनी आवश्यकताओं की कटौती करके, अपनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स की कटौती करके किसी पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, ये समझदारी की श्रेणी में नहीं आता। अतः आवश्यक यह है कि किसी भी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा हो, उस पैसे से वो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और जो इससे अतिरिक्त बचत उसको हो, उसको वो विनियोग करे, जिससे कि उसकी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरा पॉइंट है हमारा अतिरिक्त आय। अतिरिक्त आय से मतलब कि हम जो सामान्य हमारी कार्य करने के उपरांत कोई तनख्वाह या कोई वेतन या कोई बिजनेस का लाभ मिलता है, उसके अतिरिक्त कुछ लाभ हमें विनियोग से भी प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइजेस। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी ये जानता है कि जमीन, मकान या इस तरीके के कोई भी उपक्रम होते हैं, उनका मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इसी तरीके से हमारे सोना, चांदी, ये भी एक डोरमेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में होते हैं, परंतु वक्त के साथ साथ इनका भी मूल्य बढ़ता जाता है। प्रतीक्षा समय से हमारा मतलब ये है कि हमें एक ये आइडिया लगाना है कि वास्तव में किसी भी चीज़ की जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हमें कितने समय के उपरांत हो गई, और जितने समय के उपरांत उस इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट किसी व्यक्ति को हो, उतना ही टाइम बाउंड लेकर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड टाइम वाइज इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 अल्पकालीन विनियोग, नंबर 2 मध्यमकालीन विनियोग, और नंबर 3 दीर्घकालीन विनियोग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुरक्षा एवं जोखिम। जो भी हम विनियोग कर रहे हैं, उस विनियोग में हमें उस विनियोग के मूलधन की सुरक्षा का ध्यान रखना है। आजकल एक विनियोग का तरीका शेयर मार्केट भी है। शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। ये बड़ा एक मोहने वाला या आकर्षित करने वाला, या कहना चाहिए ल्यूरिंग मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो व्यक्ति को ये लगता है कि एक बार यदि उसने कमा लिया तो भविष्य में भी इस प्रकार से ही कमाता रहेगा। परंतु वास्तव में देखा जाए तो कोई भी इस तरीके के मार्केट हो, ये ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। हाँ, यदि आज मैंने मान लीजिए इन्फोसिस के 50 शेयर, विप्रो के 100 शेयर खरीद के रख दिए, उसके बाद चाहे 25% भी मूल्य डाउन हो जाए, परंतु 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद वो वक्त जरूर आएगा जब मुझे 25% बढ़ के ये शेयर बेचने को मार्केट में मिल जाएंगे। परंतु यदि मैं ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से कार्य करूँगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि महीने के मंथ की एडिंग हुई, सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट में हम जिस मूल्य पर मैंने वस्तु को खरीदा था उससे कम वस्तु होगी और वो उस मूल्य पर कट जाएगी, और अल्टीमेटली इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मुझे हानि के रूप में वहन करना पड़ेगा। अब ये इसके उपरांत अगली चीज़ अब पढ़ते हैं कि विनियोग की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। ये हम नेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे और पर्सनल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। अर्थात राष्ट्रीय स्थिति क्या है और हमारी व्यक्तिगत स्थिति क्या है, दोनों ही स्थितियों में विनियोग की मात्रा को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 आर्थिक विकास की अवस्था। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र की आर्थिक विकास की अवस्था क्या है। जो व्यक्ति विकास की सोच रहा है, विनियोग की सोच रहा है, उसकी अपनी आर्थिक विकास की व्यवस्था क्या है। अर्थात एक समृद्ध राष्ट्र में जिसकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी हो, कमाई काफ़ी हो रही हो व्यक्तियों को, जो उनकी आवश्यकताओं से अधिक हो रही हो, तो ऐसे राष्ट्र में विनियोग करना व्यक्तियों के लिए सुगम होता है, आसान होता है, और वो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट होके एक राष्ट्रीय इनकम के रूप में, एक राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट के रूप में भी कैपिटलाइज होके हमारे सामने आता है। परंतु यदि राष्ट्र भुखमरी के कगार पे हो, व्यक्ति स्वयं किसी कमाई की स्थिति में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी राष्ट्र की स्थिति में हम सोचें
कि उनसे अपेक्षा की जाए कि भाई आप इन्वेस्टमेंट भी कर लो, ये हमारे लिए संभव नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय रोजगार और राष्ट्रीय आय। यदि ये राष्ट्रीय आय अच्छी है, राष्ट्र में रोजगार मिलने के साधन काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे सामने उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से अधिकांश व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें कि रोजगार मिला हुआ होगा, और जब उन्हें रोजगार मिला हुआ होगा तो उनके सामने कमाने के साधन होंगे। जब उनके सामने कमाने के साधन होंगे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके वो कुछ पैसे को बचा भी सकते हैं, और उस बचे हुए पैसे को विनियोग के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में लगा सकते हैं, जिससे कि उनको व्यक्तिगत रूप से भी फायदा होगा और एज ए होल राष्ट्रीय स्तर पर भी फायदा होगा। नंबर 3 पॉइंट हमारा है स्थिर मुद्रा, स्टेबल मनी। मनी जो होती है मुद्रा का मूल्य होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आपसे हम। मुद्रा का मूल्य कभी कभी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये जो भी होता है ये मुद्रा के मूल्य की वजह से ही होता है। अर्थात मान लीजिए हमारे राष्ट्र में मुद्रा की मूल्य दिन प्रतिदिन घट रहा है। यदि मुद्रा का मूल्य दिन प्रतिदिन घट रहा है तो हमारे इसका मतलब क्या है, बाजार में वस्तुएं महंगी उपलब्ध है। जब बाजार में वस्तुएं महंगी उपलब्ध हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे पास कमाई के साधन हैं, उन कमाई के साधनों में हम केवल अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं। और जब हम केवल अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं तो nobody can expect us to save anything for himself or for the nation as a whole। तो कहने का ताल्लुक ये है कि स्थिर मुद्रा यदि है, एक स्टेबल मनी है, मनी की वैल्यू स्टेबल है, तो हम विनियोग करने में अधिक सक्षम होंगे। अगला पॉइंट है व्यावसायिक संगठन का प्रारूप। इन शॉर्ट 3 तरीके से हम व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में आ सकते हैं। नंबर 1 सोल ट्रेड, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 कंपनी, अर्थात एकाकी व्यापार, साझेदारी संस्था और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं जिसे। वो बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ। जब एक व्यक्ति अकेला अपनी पूंजी लगाकर अपने ही साधनों से व्यवसाय करता है तो वो एकाकी व्यापारी होता है। उस व्यापार से होने वाले समस्त लाभ और समस्त हानि का उत्तरदायी वही होता है। ऐसे व्यक्ति के साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों की वजह से उसकी कमाई भी सीमित होती है। जब सीमित कमाई होगी तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति से ये अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है कि वो विनियोग बहुत अधिक मात्रा में हमारे सामने कर पाएगा। अगली चीज़ होती है हमारी साझेदारी संस्था। साझेदारी संस्था में भी मिनिमम एक या एक से अधिक साझेदार होते हैं। जो व्यक्ति आपस में पूंजी लगाते हैं उन्हें हम साझेदारों की श्रेणी में लेते हैं, और वो साझेदार एक से अधिक अर्थात अप टू 20, एंड इफ इट इज इन बैंकिंग नेचर देन इट कैन बी अप टू 10। तो ये 20 व्यक्ति मिलकर आपस में व्यवसाय करते हैं, परंतु कह ही दिया जाता है कि 20 व्यक्ति मिलके साझेदारी कर सकते हैं। यूजुअली 2, 3, 4 व्यक्ति मिलके ही साझेदारी कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना हो जाता है कि उस कार्य को करने की क्षमता सभी लोगों को ठीक प्रकार से नहीं होती, और अल्टीमेटली वो व्यवसाय हमारा प्रॉपरली हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। और लास्ट होता है जो व्यवसाय की सबसे बड़ी फॉर्म है, जो आज की तारीख में सर्वविदित भी है, सर्वप्रचलित भी है, वो है हमारा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी।
पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें क्या होता है, शेयर्स, कंपनी की पूंजी को शेयर्स के रूप में डिवाइडेड किया जाता है। वो शेयर सभी पब्लिक को आमंत्रित किया जाता है, पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है हमारे राष्ट्र में, वो इसी प्रारूप के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि मैंने दो नाम आपके सामने लिए थे अभी, इन्फोसिस का लिया था, विप्रो का लिया था, टिस्को का ले लीजिए, टेल्को का ले लीजिए, रिलायंस का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। कई कई हजार, कई कई लाख करोड़ की कंपनियां हैं जो इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। ये कंपनी जो होती हैं, ये निश्चित रूप से अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करती हैं। इनके पास समस्त साधन होते हैं, समस्त साधन उत्पादन के होते हैं, समस्त साधन अपने कार्यों को करने के लिए होते हैं। कोई भी मशीन वगैरह ऐसी नहीं होती जो इनके लिए उपलब्ध ना हो। और जब इन तमाम चीज़ों की सहायता से ये अपने उत्पादन को करते हैं, अपने प्रोडक्शन को करते हैं, तो ये मार्केट को भी काफ़ी हद तक कैप्चर कर लेते हैं और अल्टीमेटली इनकी लाभदायक क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और जब लाभदायक क्षमता बढ़ जाती है तो ये लोग अपने आप को मार्केट में स्थापित कर, कुछ पैसा इनके पास एडिशनल हो जाता है, उस पैसे को ये विनियोग के रूप में लगा लेते हैं। इनकी गुडविल यहाँ तक हो जाती है कि लोग बाग इन कंपनियों में भी विनियोग करते हैं। तो जिन कंपनियों में भी लोग बाग विनियोग कर रहे हैं, वो कंपनियां अपना विनियोग कितना राष्ट्रीय स्तर पर कर सकती हैं, इस चीज़ का अनुमान आप लगा सकते हैं। आज हमने आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में बेसिकली व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में बताया। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।